नमस्कार दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्थानीय सरकार के बारे में। इसे हम स्थानीय शासन या स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम बात करेंगे स्थानीय शासन क्या होता है, इसकी जरूरत आखिर में पड़ी क्यों, और स्थानीय शासन का भारत में विकास किस प्रकार से हुआ है, और स्थानीय शासन को भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। स्थानीय शासन दो स्तरों पे हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। एक ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित और दूसरा होता है शहरी क्षेत्र से संबंधित। आगे हम उसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। अभी दोनों को समझने के लिए हम सामूहिक रूप से समझेंगे स्थानीय शासन के अंतर्गत। तो यह क्या होता है, इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो किसी भी स्थान का शासन है, यह स्थान कोई गांव हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, कोई ब्लॉक हो सकता है या कोई जिला हो सकता है। यदि उस स्थान का शासन वहां के रहने वाले निवासियों के द्वारा किया जाए तो उसे हम कहते हैं स्थानीय शासन। जैसे इसको समझने के लिए हम बात करते हैं, मान लीजिए कि यह कोई एक स्थान है और यहाँ का शासन करना है। तो यहाँ का शासन जो यहाँ पे लोग होंगे, यहाँ के लोग होंगे, इन लोगों के द्वारा ही यदि शासन किया जाए तो इसे हम कहते हैं स्थानीय शासन कहते हैं। और यह जो स्थान है यह कोई गांव हो सकता है, कोई जिला हो सकता है या कोई ब्लॉक हो सकता है, और यह बात लागू होती है, या कोई छोटा नगर हो सकता है या बड़ा नगर हो सकता है या महानगर हो सकता है, कोई भी यह स्थान हो सकता है। यदि वहां पे जो जनता रहती है उसके द्वारा उस जगह का शासन किया जाए तो उसे हम कहते हैं स्थानीय शासन कहते हैं। यदि इसको डिफाइन किया जाए तो गांव और जिला स्तर का जो शासन होता है उसे हम कहते हैं स्थानीय शासन कहते हैं। चाहे गांव हो चाहे जिला स्तर का शासन हो, उसमें नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल हैं, उसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। अब स्थानीय शासन तो यह होता है, क्या होता है, और स्थानीय शासन में अभी हम बात किए थे यहाँ पे, इसका इस स्थान का शासन करना हो तो यहाँ पे जो जनता होती है, यहाँ की जनता इस स्थान का शासन करती है। तो जाहिर सी बात है यह आम जनता होती है, यह सबसे नजदीक का शासन होता है आम जनता के लिए। मान लीजिए कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर हम बात करें इसको समझने के लिए तो हम देखते हैं यहाँ पे मान लीजिए कोई एक जिला है, इसमें से मानते हैं हम कि 10 विधायक, 10 एमएलए हो गए, और एक मान लीजिए मोटा एवरेज एक एमपी होता है। एक एमपी और 10 एमएलए हम एवरेज ले लेते हैं, तो टोटल कितने प्रतिनिधि हो गए, 11 प्रतिनिधि हो गए। अब लेकिन ये जो एमएलए बैठते हैं यह राज्य की राजधानी में बैठते हैं, और यह एमपी जो होते हैं ये देश की राजधानी में बैठते हैं या देश की राजधानी में होते हैं। तो यदि आम जनता जो यहाँ की निवासी है, इनको कोई समस्या होती है तो ये अपनी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करेंगे, या तो ये जाएं राजधानी में और एमएलए से मिले और अपनी समस्याएं बताएं, या तो ये हो सकता है कि ये लोग अपनी समस्याएं लेकर कहाँ पे जाएं, किसी एमपी के पास जाएं। यदि ऐसा करते हैं तो यह शासन बहुत लेट लतीफ हो जाएगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, या कोई समस्या है, इनको समस्या के समाधान के लिए बहुत टाइम देना होगा। इसीलिए इस प्रकार स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई कि यहाँ के जो निवासी हैं, किसी स्थान के, किसी गांव के, किसी शहर के, यहाँ के लोगों के द्वारा ही शासन किया जाए। इसी को हम कहते हैं स्थानीय शासन। और यदि शासन किया जाता है तो इस शासन में टाइम कम लगेगा, पहली बात, या कोई भी समस्या यदि लोकल स्तर पे किसी को होती है तो यह गांव है, यहाँ कोई प्रधान होता है, या हम बात करें बीडीसी सदस्य है, या कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, या हम मेयर की बात कर लें या नगर पालिका अध्यक्ष की बात कर लें, उसी शहर में होते हैं और वह तुरंत उनसे मिल सकते हैं और मिल लेंगे, और जब मिलेंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकता है। और इसमें जाहिर सी बात है, राजधानी या देश की राजधानी हो या केंद्र की राजधानी हो, राज्य की राजधानी हो, उससे कम टाइम में हम उनसे मिल सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए स्थानीय शासन को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो यह सबसे जनता के सबसे नजदीक का शासन होता है। अब हम बात करेंगे स्थानीय शासन है, इसकी जरूरत आखिर में पड़ी क्यों। स्थानीय, अभी हम बात कर रहे थे समस्याओं की, जो आम नागरिक होते हैं, जो लोकल क्षेत्रों के वहाँ के जो नागरिक होते हैं, उनको कोई समस्या होती है तो उन समस्याओं का समाधान करना ही स्थानीय शासन का काम होता है। और ये समस्याएं होती क्या हैं, ये समस्याएं उनके दैनिक लाइफ से संबंधित होती हैं, जो रोजमर्रा के काम होती हैं उससे संबंधित होती हैं, ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से और बेहतर तरीके से चल सके। इसके लिए स्थानीय शासन का विकास किया गया।
तो स्थानीय शासन के अंतर्गत जो विषय रखे जाते हैं, आम नागरिक की समस्याएं होती हैं, जो आम नागरिक हैं उनकी समस्याएं क्या क्या हैं, जैसे पेयजल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसी को गांव में सड़क है कि नहीं है, या किसी ब्लॉक में सड़क है कि नहीं है, सफाई की व्यवस्था है कि नहीं है, वहाँ पे गांव में जो सड़क है वहाँ पे लाइटें लगी हैं कि नहीं लगी हैं, वहाँ पे पार्क की व्यवस्था है कि नहीं है, वहाँ पे हेल्थ की व्यवस्था है कि नहीं है, जो स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है, जहाँ पे लोग अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को ले सकते हैं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलों की व्यवस्था है कि नहीं है। तो उनकी ऐसी समस्याएं होती हैं, और ये सभी की सभी समस्याएं उनके जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है उससे संबंधित होती है, और इन समस्याओं का समाधान करके उनको जीवन को अच्छे तरीके से बिताने के लिए स्थानीय शासन का विकास किया गया है। और स्थानीय शासन यह मानता है कि जो स्थानीय शासन है जो वह किस आधार पर करना चाहिए। स्थानीय शासन को करने का आधार जो वहाँ का, मान लीजिए कि मेरे गांव का शासन है तो मेरे गांव में कुछ ऐसे ज्ञान होंगे जो पौराणिक बहुत प्राचीन काल से चलते आ रहे होंगे कि इस प्रकार से किया जाए तो हम जल को अच्छे प्रकार से संचित कर सकते हैं, या हम गाँव का विकास कर सकते हैं। तो जो स्थानीय ज्ञान होता है उसके आधार पे जो वहाँ के लोग होते हैं स्थानीय हित को वरीयता दी जाती है, और यह स्थानीय शासन इसी मान्यता पर आधारित है। अब इसका फायदा होता क्या है, हम बात किए थे, अभी हम यहाँ बात किए थे, यदि वहाँ का कोई स्थानीय या लोकल स्तर का की कोई समस्या है तो लोकल स्तर का जो नेता होगा, हम या ग्राम प्रधान की बात करें, या हम बीडीसी सदस्य की बात करें, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें, या नगर निगम नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसकी, या मेयर उसी शहर में रहता है, तो हम अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए उससे मिल सकते हैं कि हमारे गाँव में लाइट नहीं है, नाली की सुविधा नहीं है, पेयजल की समस्या हो रही है। तो वह जो अधिकारी होगा या वह जो नेता होगा, जो स्थानीय क्षेत्र का प्रतिनिधि होगा, उस समस्या को सुनेगा, और समस्या को सुनेगा और उस पर अमल करेगा और उस समस्या को दूर करेगा। तो इसका फायदा क्या होता है, समस्याओं का कम खर्चे में और बहुत तेजी से समाधान होता है, क्योंकि प्रतिनिधियों से मिलना आसान होता है, और जाहिर सी बात है उसी समय शहर में होते हैं तो मिलने में टाइम जो होता है कम लगता है। तो इसमें जब टाइम कम लगेगा तो तेजी से समाधान होगा। और इसके सार्थक फायदा क्या है, लोगों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करता है, किसमें, राजनीति में। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हम एक जिले की बात करें, एक जिला होता है, यह जिला होता है, इस जिले में अभी हमने देखा कि मान लीजिए कि हम एवरेज 10 एमएलए ले लेते हैं, 10 एमएलए, और एक मान लेते हैं कि एमपी है, एक एमपी है, कोई जरूरी नहीं कि जिले की बाउंड्री है एमपी की बाउंड्री हो, लेकिन हम मान लेते हैं। तो कितने प्रतिनिधि हो गए, 10 और 1 11 प्रतिनिधि हो गए, 11 प्रतिनिधि हो गए। और यहाँ 11 प्रतिनिधि हैं जो कि बहुत दूर आम जनता से हैं, इसे और इसको आम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं उतने, तो इसीलिए स्थानीय शासन का विकास किया गया। और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक जिला है, उसमें बहुत से ब्लॉक होंगे, मान लीजिए कि हम ऐसे ब्लॉक बांट दें, एक ब्लॉक में एक जो होता है, एक ब्लॉक प्रमुख होता है, हर ब्लॉक से एक ब्लॉक प्रमुख होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक प्रमुख हो गए। मान लीजिए 8 के मतलब एमएलए से ज्यादा ही होंगे, 8 ब्लॉक प्रमुख हो गए। उसके पश्चात मान लीजिए कि यहाँ पे हर ब्लॉक में मान लेते हैं हम कि 80 गांव है या 100 गांव, मोटी मोटा एवरेज मान ले तो, और हम हर गांव को एक ग्राम सभा मान ले, एक ग्राम पंचायत मान ले, तो हम कह देते हैं कि 100 यहाँ पे क्या होंगे, ग्राम प्रधान होंगे। तो 100 200 300 400 500 600 700 800 तो इस प्रकार से यह प्रतिनिधि हो गए गांव के। 800 प्रतिनिधि किसके हो गए, गांव से संबंधित हो गए। और कुछ अन्य हैं जो नगरों से संबंधित हैं, नगरों से, या जो हम बात करते हैं जिला पंचायत से जो संबंधित होते हैं, अभी तो हमने गांव के स्तर पर बात की थी, या ब्लॉक के स्तर पे। तो इस प्रकार से जहां 11 प्रतिनिधि हुआ करते थे, वहां पे अब हम बात करेंगे एक जिले से अमूमन हम कह सकते हैं कि 4 से 5 हजार ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जो चुने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, और सत्ता में 4 से 5 हजार लोगों की भागीदारी बढ़ गई है, और यहाँ पे कितने थे, 11 थे। तो इससे जो लोकतंत्र है उसका विस्तार होता है, और लोकतंत्र का विस्तार होता है, और लोकतंत्र का विस्तार करने के लिए ही क्या हुआ है, स्थानीय शासन को लाया गया है। और लोकतंत्र का मतलब होता है आम जनता का शासन, और जितना ज्यादा से ज्यादा लोग किसी शासन व्यवस्था में शामिल होंगे उतना ही ज्यादा हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। इसके लिए स्थानीय शासन की शुरुआत की गई है। अब हम बात करते हैं इनका विकास भारत में किस प्रकार से हुआ है। तो आप सभी ने वैदिक काल के बारे में पढ़ा होगा। वैदिक काल में सभा और समिति नाम की
दो संगठन हुआ करते थे और जो समिति थी वो तो उच्च वर्ग से संबंधित थी, इसमें वृद्धजन हुआ करते थे, लेकिन जो सभा थी यह आम लोगों की सभा हुआ करती थी। इसमें जो गांव होता था कोई, उसके सभी लोग इसमें शामिल होते थे। तो ये जो सभा होती थी यह ग्रामीण क्षेत्र में उस गांव से संबंधित क्या क्या काम करना है यह सारा निर्णय सभा करती थी। और समय बीतने के साथ यही सभा आगे चलते गई और समय बीतता गया और यही सभा पंचायत का रूप ले लेती है। समय बीतते बीतते अब जब हम बात करते हैं आधुनिक भारत के संदर्भ में, तो 1882 का टाइम है। इस समय जो वायसराय होता है भारत का, रिपन होता है, और रिपन में स्थानीय शासन से संबंधित एक प्रस्ताव पेश किया था। इसीलिए जो रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने ग्रामीण स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव पेश किया था ताकि भारत में ग्रामीण स्वशासन की एक सुव्यवस्थित तरीके से शुरुआत हो सके। और जो यह ग्रामीण स्वशासन का जो देखभाल करता था उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड का नाम था मुकामी बोर्ड या लोकल बोर्ड, और हर जगह हर लोकल क्षेत्र में यह मुकामी बोर्ड या लोकल बोर्ड हुआ करता था और वहां से संबंधित जितने भी प्रकार के शासन व्यवस्थाएं थी उन सभी को देखा करता था। समय बीतता गया। अब उसके पश्चात जो ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम था उसमें, और 1935 के अधिनियम में बहुत से पंचायतों का गठन किया गया और इस प्रकार से यह सिलसिला चलता रहा और पंचायत अपने अस्तित्व में आया और पंचायत ने काम करना शुरू किया। लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत इसको क्या किया गया, इसको राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में इसको डाल दिया गया कि जो पंचायत से संबंधित मामला होगा वह क्या होगा, राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। बात ऐसे चलती रही और इस प्रकार की शासन व्यवस्था जो लोकल स्तर की थी चलती रही। अब 1946 का टाइम है। इस समय संविधान सभा का गठन हो चुका है। जो जुलाई अगस्त में इसका चुनाव होता है और 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और संविधान सभा का काम था संविधान का निर्माण करना। और संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो उसमें स्थानीय शासन से संबंधित बातों को रखा गया कि हमारे संविधान में इसको शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों से संबंधित मत थे। तो हम बात करते हैं, कोई भी ऐसा संविधान सभा का सदस्य नहीं था जो स्थानीय शासन का पक्षधर नहीं था। सभी के सभी पक्षधर थे इस बात जो स्थानीय शासन के, लेकिन वह टाइम था उसके लिए कुछ ऐसे नेता थे जो इसको सुटेबल नहीं मानते थे। तो सभी के सभी मानते थे कि यह इसकी उपयोगिता है, यह काफी उपयोगी है, लेकिन समय के अनुकूल अभी इसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो विपक्ष में दो लोगों का मत था। पहले थे हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उसके पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दो नेता थे। जवाहरलाल नेहरू का तर्क था कि अभी स्थानीय शासन को हम संविधान में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि जो 14 अगस्त को विभाजन हुआ देश का, 14 अगस्त 1947 को, उससे देश का विभाजन हुआ और देश की एकता और अखंडता कुछ कमजोर हुई थी। तो जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि यदि हम स्थानीय स्तर की सरकारों को, शासन व्यवस्था को मजबूत करते हैं तो इससे देश की एकता और अखंडता कमजोर होगी। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू का तर्क था कि हमको केंद्र को मजबूत करने पे फोकस करना चाहिए। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया कि इसको संविधान में शामिल नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने इस बात का विरोध इसलिए किया था, इनका मानना था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जातिवाद ज्यादा है और सामंतवाद ज्यादा है। जातिवाद और सामंतवाद जब ज्यादा है तो जातिवाद ज्यादा है और सामंतवाद भी ज्यादा है। तो इससे किसी एक खास जाति या किसी खास वर्ग का जो ग्रामीण क्षेत्र या स्थानीय शासन होगा उस पर वर्चस्व हो जाएगा, और जिसके लिए हम स्थानीय शासन को ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए ला रहे हैं वह कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया था। तो बात जब देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू होता है और लागू होने के पश्चात पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और देखा कि ग्रामीण क्षेत्र काफी पिछड़े हैं, इनका विकास करने की जरूरत है। इसके लिए 1952 टाइम है, 2 अक्टूबर 1952 को एक कार्यक्रम की शुरुआत की, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और 1953 में एक और कार्यक्रम शुरू किया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम।
अब यह दोनों कार्यक्रम है, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि पूरे के पूरे ग्रामीण समाज का विकास करना, समग्र विकास करना, और इस विकास में आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास और सांस्कृतिक विकास शामिल था। और इसी उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना, जो सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए, चाहे वो आर्थिक लेवल पे हो, राजनीतिक लेवल पे हो या सांस्कृतिक लेवल पे हो, सभी लेवल पे विकास करेंगे तो हमारे पूरे के पूरे गांव का विकास होगा, ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, और इस प्रकार से समग्र विकास ग्रामीण क्षेत्रों का होगा। तो ये 2 कार्यक्रम शुरू किए गए। और इस कार्यक्रम को शुरुआत कैसे किया गया? इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया ऐसे, और कहा गया कि जो सरकारी संगठन है उनके साथ सरकारी संगठन इन कार्यक्रमों को लागू करेंगे और प्लस इसमें भागीदारी क्या होगी, जो स्थानीय क्षेत्र के लोग होंगे उसमें यह इनको सहयोग प्रदान करेंगे। सरकारी संगठन इस कार्यक्रम को लागू करेंगे और जो वहाँ के स्थानीय लोग होंगे वे क्या करेंगे, सरकारी संगठनों का सहयोग करेंगे और स्थानीय क्षेत्रों का विकास करेंगे। समय बीतने के साथ जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति की स्थापना की और उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति, और इस समिति की स्थापना 1956 में किया गया। अब 1956 में इस समिति को गठित क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसको गठित करने के पीछे उद्देश्य यह था कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है और राष्ट्रीय सेवा विस्तार सेवा कार्यक्रम जो है, क्या यह अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1956 में। और बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश 1957 में अपनी सिफारिश दी थी, और बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि जो यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम है, यह पूर्णतः क्या होते हैं, दोनों कार्यक्रम पूर्णतः विफल होते हैं। इनकी सफलता 0 के बराबर होती है, 9 के बराबर होती है। और इसके पीछे उन्होंने कारण क्या बताया था कि जो सरकारी संगठन के अधिकारी हैं या सरकारी अधिकारी हैं, ये आम जनता से जुड़कर काम करने में सफल नहीं हुए, इसीलिए दोनों के दोनों कार्यक्रम क्या होते हैं, पूर्णतः या विफल होते हैं या असफल रहते हैं। तो अब यह बात आती है कि क्या किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकता है। तो इसके लिए इन्होंने जो सुझाया कि हमें सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण करना होगा, और जो 2 आधारों पे सत्ता बटी हुई है इसको हमको एक करना होगा। कौन कौन से? एक केंद्र के स्तर पर थी और एक राज्य के स्तर पर थी। अब इन्होंने कहा कि हमको ग्रामीण स्तर पे भी एक ऐसे संस्था की जरूरत है जो ग्रामीण क्षेत्रों का शासन वह संस्था ही देखे। इसके लिए इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, और इन्होंने कहा था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। कितने स्तर की? 3 स्तर की। पहला एक ग्रामीण स्तर की, ग्राम स्तर की, दूसरा क्षेत्र स्तर की, और तीसरा है जिले स्तर की। ग्राम स्तर का जो नाम होगा ग्राम पंचायत होगा, क्षेत्र स्तर का जो नाम होगा ब्लॉक पंचायत होगा, या हम कह सकते हैं जनपद पंचायत होगा, और जो जिले स्तर पे होगा उसे हम जिला परिषद या जिला पंचायत के नाम से भी हम जानते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जो स्थानीय सरकार वहां का शासन करेगी। उसके पश्चात दूसरी समिति का गठन किया गया, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन किस लिए किया गया? अशोक मेहता समिति का गठन किया गया जो बलवंत राय मेहता समिति है, इस समिति की जांच करने के लिए कि यह समिति कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है। इसकी जांच के लिए अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया, और इसने अपनी 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की, और इसने कहा कि हमें यह जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो शासन है उसके लिए हमें पंचायती राज व्यवस्था को हमको लागू करना चाहिए। लेकिन बलवंत राय मेहता के ठीक अपोजिट इन्होंने 3 स्तर पे बात की थी, और अशोक मेहता ने कहा था कि नहीं, यह 2 स्तर पे ही होनी चाहिए। कितने स्तर पे? 2 स्तर पे। एक ब्लॉक के स्तर पे होनी चाहिए और एक होनी चाहिए जिला स्तर पे होना चाहिए। 2 ही स्तर की इन्होंने बात की थी। और यह प्रश्न पूछता है कि अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर की बात की थी, अभी हम इसको याद भी करवाएंगे। ठीक उसके उलट GV.K. राव समिति ने क्या अनुशंसा की थी? अब यह जो GV.K. राव समिति का गठन क्यों किया गया था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किस प्रकार से हो सकता है, इसका उद्देश्य क्या था
कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे हो सकता है और हम गरीबी उन्मूलन, गरीबी कैसे कम कर सकते हैं, इससे संबंधित इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। इसके लिए जो यह समिति है इसका गठन किया गया गरीबी को कम करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए। तो इन्होंने भी कहा कि इसके लिए हमें पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना चाहिए, लेकिन इन्होंने 4 स्तर की बात की थी, 4 स्तर की। बाकी सब 3 स्तर तो बलवंत राय मेहता वाली है और चौथा स्तर इन्होंने राज्य स्तर की बात की थी। और राज्य स्तर पर जो होगा राज्य परिषद होगी, राज्य परिषद होगी, इसकी बात इन्होंने कही थी। और एल.एम. सिंघवी समिति ने 1986 में इसका गठन किया गया और ग्रामीण विकास और गरीबी को कम करना इसका उद्देश्य था कि कैसे हम गरीबी को कम कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और उसका विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए एल.एम. सिंघवी समिति का 1986 में गठन किया गया और इस समिति ने कहा पंचायती राज व्यवस्था तो ठीक है, सब कुछ सही होना चाहिए, बस ये काम करना क्या है, हमको पंचायतों को या स्थानीय शासन को हमको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर देना है, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर देना है, संवैधानिक दर्जा। तो यह तो बात रही, ठीक है। अब इस पर विचार किया गया और उसके पश्चात एक और समिति का गठन किया गया, पी.के. थुंगन समिति। एल.एम. सिंघवी समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए जो रिपोर्ट पेश किया था कि जो हमको पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहिए, तो पी.के. थुंगन ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल सही है, हमको क्या करना चाहिए, संवैधानिक दर्जा पंचायतों को प्रदान कर देना चाहिए, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर देना चाहिए। अब संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से होगा क्या, क्योंकि कोई भी राज्य या कोई भी क्षेत्र अन्य कानूनों का उल्लंघन तो कर सकता है, लेकिन कोई भी देश, कोई भी राज्य या कोई भी क्षेत्र संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसीलिए जो एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति ने कहा था कि हमको संवैधानिक दर्जा इनको प्रदान कर देने की जरूरत है और यदि प्रदान कर देंगे तो सबके लिए यह कंपलसरी हो जाएगा, यह अनिवार्य हो जाएगा कि अपने यहाँ स्थानीय क्षेत्रों के शासन के लिए पंचायतों का गठन करें। और इस समिति का गठन किया गया था 1988 में। अब संवैधानिक दर्जा देने के लिए, और उस समय जो पीएम थे हमारे देश के राजीव गांधी जब पीएम थे तो इन्होंने क्या किया कि जब कहा कि कुछ तो बात है, जब इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने के लिए कहा है दोनों समितियों ने, तो इससे क्या होगा बाकायदे पता किया और इसकी महत्ता को समझा और इन्होंने एक बिल लाया संविधान संशोधन के लिए, 64वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया 1989 में। और यह बिल लाया और इसके माध्यम से क्या करना था कि संविधान में संशोधन करना था और संविधान में संशोधन करके जो पंचायत है, जो स्थानीय शासन है, उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए यह अधिनियम या यह संविधान संशोधन बिल लाया गया था। और इसका उद्देश्य था कि पूरे देश में स्थानीय शासन जो है, स्थानीय शासन उसमें एक रूपता लाना, शासन में एक रूपता लाना और स्थानीय क्षेत्रों का विकास करना, इस संविधान संशोधन बिल का उद्देश्य था। लेकिन इस समय पीएम राजीव गांधी थे, यह लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में यह पास ना हो सका और यह बिल जब पास नहीं हुआ तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। फिर कुछ समय पश्चात 1992 में एक और बिल आया जिसका नाम था 73वां संविधान 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 1992 आया। और इसके माध्यम से क्या हुआ, 1992 के माध्यम से यह इस समय पीएम थे पी.वी. नरसिम्हा राव थे और यह लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में भी पारित हुआ और इसको, यह बिल था 1992 का, लेकिन इसको 1993 डेट थी 20 अप्रैल 1993, इस पे प्रेसिडेंट ने हस्ताक्षर किया और प्रेसिडेंट इस समय थे शंकर दयाल शर्मा जी, इन्होंने इस पे हस्ताक्षर किया और यह बिल जो था एक्ट में बदल गया और इसीलिए इसको हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जानते हैं। यह 1992 का बिल है और यह अधिनियम कब बना, 1993 में, और इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया और 1993 24 अप्रैल को लागू किया गया। इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह जो 73वां संविधान संशोधन था, यह जो था ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित था, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित था।
अब हम बात करें, उसी साल 74वां संविधान संशोधन भी पारित किया गया और 74वां संविधान संशोधन जो था यह जो नगरीय क्षेत्र है उनके स्थानीय शासन से संबंधित था कि नगरों का स्थानीय शासन कैसे हो, इसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया। 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यह 1993 में इसको भी लागू किया गया और इसका काम क्या था, इसका काम था कि नगरीय प्रशासन के बारे में, नगरीय प्रशासन से संबंधित था। तो यह अब हम 73वां 74वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आर्टिकल जो है 73वां संविधान संशोधन, यह पार्ट संविधान के भाग 9 में इसको रखा गया और इसके लिए 9 में और इसके लिए एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम था शेड्यूल 11 और इसमें जो विषय रखे गए, विषय सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, यह रखे गए 29 और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जिसमें नगरों का प्रशासन है, इसके लिए संविधान में एक नया भाग पार्ट 9 ये जोड़ा गया और एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम है 12वीं अनुसूची और इसमें विषयों की संख्या थी 18। यह पंचायतों से संबंधित है और यह नगरों से संबंधित है। यदि हम इसके बारे में बात करें तो और देखते हैं कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। इसमें कितने आर्टिकल हैं? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो आर्टिकल है, आर्टिकल इसमें है 243 से लेकर 243 ओ तक, अर्थात इसमें टोटल 16 आर्टिकल हैं। 243 एक और फिर ए बी सी वो 15वें नंबर पे आता है, 15 और 1 16, तो कितने आर्टिकल हैं? 16 आर्टिकल हैं। लेकिन हम इसकी बात करें तो इसमें जो आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल है 243 वो तक तो हो ही चुका है, तो 200 उसके बाद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। यदि आप इसको काउंट करेंगे तो इसमें टोटल आर्टिकल की संख्या होती है 18। तो पंचायती राज में 16 आर्टिकल हैं और जो इसमें जो नगरीय प्रशासन है उसमें 18 आर्टिकल हैं। तो यह तो रही बात इसके बारे में और हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है और इससे संविधान में क्या क्या नए नए और भी बातें जोड़ी गई हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।